सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आइए आज हम फिर से आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों पर। मौलिक अधिकार या मानव अधिकार, उन पर हम बात करते हैं। तो मानव अधिकार के बारे में हम आज फिर से चर्चा करते हैं। आइए मानव अधिकार, आइए शुरू करते हैं। समकालीन मानवाधिकार आंदोलन की समकालीन मानवाधिकार आंदोलन और वैश्विक सुरक्षा। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 तक ये चला था। तो इसमें नरसंहार, विशेषकर जो यहूदी जो थे, यहूदियों के विरुद्ध अत्याचार ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। ठीक है, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में जो 1939 से लेकर 1945 तक चला था, तो इतना नरसंहार हुआ था। और विशेषकर जो यहूदी जो थे, विशेषकर जो यहूदी जो थे, उन पर अत्याचार हुआ था, ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। ठीक है, इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि मानव अधिकारों की रक्षा केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आवश्यक है। ठीक है, कि वो विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें उससे ये परिणाम आया कि जो मानव अधिकारों की रक्षा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर आवश्यक है। इसी पृष्ठभूमि में समकालीन मानव अधिकार आंदोलन का विकास हुआ। ठीक है, तो पहले है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भाई 1945। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, भाई मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ाना, ये भी क्या था? मकसद था इसका संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मानव अधिकारों के सम्मान को एक मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। तो मानव अधिकारों को स्वीकार किया गया संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर जो था उसमें मानव अधिकारों के सम्मान को एक मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। और इसका जो उद्देश्य जो था संयुक्त राष्ट्र का, ये उद्देश्य था विश्व में शांति फैलाना, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये जो सीख जो आई थी मानव अधिकारों की, ये जो द्वितीय विश्व युद्ध जो है, इसमें जो नरसंहार हुआ था, उसको देखते हुए ये कदम उठाए गए थे मानव अधिकारों की। और आगे बात करते हैं। आगे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे स्वीकार किया भाई। ठीक है, यह पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था जिसने सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकारों की घोषणा की थी। ठीक है, यानी कि सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकार। इसमें निम्न अधिकारों को मान्यता दी गई थी। कौन कौन से अधिकार थे जिनको मान्यता दी गई? एक तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। यद्यपि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, लेकिन इसने आगे बनने वाले सभी मानव अधिकार कानूनों की नींव रखी। यानी कि 1948 में जो था, यह पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था जिसने सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकारों की घोषणा की थी, लेकिन यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, जो ये अधिकार दिए गए थे मानवों को, एक तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, ये तो दे दी थी, ये जो घोषणा कर दी थी, दस्तावेज बना दिया था, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था। लेकिन आने वाले समय में आगे जो बनने वाले जो कानून थे, सभी मानव अधिकार कानूनों की क्या रख दी? इसने नींव रख दी।
आगे बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौता 1966 में, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौता हुआ 1966 में। 1966 में दो महत्वपूर्ण समझौते स्वीकार किए गए जिन्हें मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक कहा जाता है। तो दो समझौते स्वीकार किए गए जिन्हें मिलाकर क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक कहा जाता है। पहला देखते हैं, ठीक है। पहला जो है इसको बोलते हैं ICCPR, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल सम्मेलन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, ठीक है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो क्या करता है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, जैसे जीवन का अधिकार, निष्पक्ष न्याय का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, ठीक है। फिर दूसरा जो बात जो था वो था सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर राइट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ICESCR, ठीक है। जिसको बोलते हैं ICSCR। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, जैसे काम करने का अधिकार, उचित वेतन पाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। और इन दोनों को मिला के क्या बोला गया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक कहा जाता है। आगे बात करते हैं मानवाधिकार और वैश्विक सुरक्षा का संबंध, यानी कि मानवाधिकार और वैश्विक सुरक्षा का संबंध कैसे है। जब मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो सामाजिक असंतोष, हिंसा और संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा तो सामाजिक असंतोष फैलेगा, हिंसा भी हो सकती है और संघर्ष तो संभव है, संघर्ष होगा। मानवाधिकारों की सुरक्षा से लोकतंत्र मजबूत होता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो मानवाधिकारों की अगर सुरक्षा हो तो लोकतंत्र मजबूत होगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। आतंकवाद, शरणार्थी संकट और जातीय संघर्ष जैसे मुद्दों का समाधान भी मानवाधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत में मानवाधिकारों का विकास कैसे हुआ। भारत में मानवाधिकारों का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही नागरिक स्वतंत्रता और समानता की मांग ने मानवाधिकारों की नींव रखी थी, ठीक है। कि स्वतंत्रता आंदोलन था तभी नागरिकों ने क्या रखती थी, स्वतंत्रता और समानता की क्या रखती थी, नींव रखती थी मानवाधिकारों की। आंदोलन के बाद इन अधिकारों को संवैधानिक और वैधिक संरक्षण प्रदान किया गया, ठीक है। यानी कि संवैधानिक संविधान में इनको वर्णित किया गया और विधिक संरक्षण क्या किया गया, इनको प्रदान किया गया। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। ये क्या संवैधानिक बना दिया। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की स्थापना की गई है, मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। प्रमुख मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, ठीक है। अब ये बाध्यकारी बना दिए, लेकिन पहले जब 1948 में घोषणा पत्र हुआ तब ये बाध्यकारी नहीं थे, ठीक है। तो संवैधानिक है तो बाध्यकारी है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। अगर इन सभी का अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार रखते हैं।
विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को सर्वोच्च महत्व दिया गया, जिसकी व्याख्या समय के साथ विस्तृत होती गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम के माध्यम से मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए संस्थागत व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी कि 1993 का जो अधिनियम है, इसमें संस्थागत और संवर्धन क्या की गई है, व्यवस्था की गई है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है, आयोग के जो मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो इसके कार्य क्या, मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायत की जांच करना, सरकार को सिफारिशें देना, जेल और सुधार गृहों का निरीक्षण करना, मानव अधिकार जागरूकता को बढ़ावा देना। ये मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की क्या कार्य है। निष्कर्ष देखते हैं। भारत में मानव अधिकारों का विकास संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से प्रारंभ होकर 1993 के अधिनियम द्वारा संस्थागत रूप से मजबूत हुआ है। न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका और विभिन्न आयोग की स्थापना ने मानव अधिकारों की सुरक्षा को और प्रभावी बना दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे ही मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानव अधिकारों की परिभाषा का आलोचनात्मक विश्लेषण है। ठीक है, आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। मानव अधिकारों की परिभाषा धारा 2 की उपधारा ए की उपधारा डी में परिभाषा दी गई है। ठीक है, मानव अधिकार से आशय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित वे सभी अधिकार हैं जो संविधान द्वारा गारंटी कृत हैं, संविधान गारंटी देता है, या अंतरराष्ट्रीय संधियों में निहित हैं और जिन्हें भारत द्वारा लागू किया गया है। तो मानव अधिकार से आशय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित वे सभी अधिकार हैं जो संविधान द्वारा गारंटीकृत हैं या अंतरराष्ट्रीय संधियों में निहित हैं और जिन्हें भारत द्वारा लागू किया गया। परिभाषा की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, संविधान। ठीक है, संविधान आधारित दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, संविधान आधारित दृष्टिकोण क्या है? यह परिभाषा मुख्यतः भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में निहित मौलिक अधिकारों पर आधारित है। तो यह संविधान द्वारा दृष्टिकोण है किस पे? मानव अधिकार पे। इससे मानव अधिकारों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में हमने ये दो संगठन बताए थे, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट। ठीक है, उसमें इसमें उन अंतरराष्ट्रीय संधियों को भी शामिल किया गया जिन्हें भारत ने स्वीकार किया। ठीक है, तो ये दो पहले बता दिए थे। इससे परिभाषा का दायरा वैश्विक स्तर तक विस्तृत हो जाता है। व्यक्ति की गरिमा पर बल। परिभाषा केवल कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन को भी महत्व देती है भाई। ठीक है, जीवन कैसे जिया जाए? गरिमापूर्ण जीवन जिया जाए। यह अनुच्छेद 21 की विस्तृत न्यायिक व्याख्या के अनुरूप है। तो अनुच्छेद 21 में यह बात कही गई है कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। आगे बात करते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण देखते हैं। सकारात्मक पक्ष क्या है इसकी? संवैधानिक समर्थन। यह परिभाषा संविधान की मूल भावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के अनुरूप है। तो ये सकारात्मक पक्ष है भाई। ठीक है, संविधान के समर्थन है भाई।
संविधान हमको ये 12 से 35 में क्या देता है, अधिकार देता है, अनुच्छेद 12 से 35। वैश्विक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को शामिल करने से यह परिभाषा आधुनिक और व्यापक बनती है। गरिमा मूलक जीवन पर जोर भाई, ठीक है, यह केवल औपचारिक अधिकारों तक सीमित नहीं है बल्कि मानवीय सम्मान को भी केंद्र में रखती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सीमाएं और आलोचनाएं, अधिकारों का अस्पष्ट दायरा, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सीमा स्पष्ट नहीं है, ये आलोचनात्मक बात है। लागू किए गए शब्द से दायरा सीमित हो सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों की अस्पष्टता, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन सी संधियां लागू मानी जाएंगी और उनका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा। भारत में संधियां स्वतः लागू नहीं होती, उन्हें विधायी समर्थन चाहिए। ठीक है, तो आलोचनात्मक ये है, एक तो क्या है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सीमा स्पष्ट नहीं है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां जो हैं वो कौन कौन सी संधियां लागू होंगी, मानी जाएंगी और उनका प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होगा। ठीक है, तीसरी जो आलोचनात्मक जो बात है वो क्या है, क्रियान्वयन की चुनौती भाई, केवल परिभाषा पर्याप्त नहीं है, आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती भाई। ठीक है भाई, यह है आलोचनात्मक पक्ष। फिर है दंडात्मक प्रावधानों में कमी, अधिनियम में मानव अधिकार उल्लंघन के लिए स्पष्ट दंडात्मक प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो दंडात्मक प्रावधान नहीं है अधिनियम। आयोग केवल अनुशासन कर सकता है, प्रत्यक्ष दंड नहीं दे सकता, यह भी आलोचनात्मक क्या है बात है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष अधिकार, ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में समानता के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी महत्व दिया गया, इसीलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर वर्ग के लिए विशेष संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ठीक है, तो महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और बच्चों के लिए विशेष क्या किए गए, कानूनी उपाय किए गए, विशेष सुरक्षा उपाय किए गए हैं, संवैधानिक और कानूनी। संवैधानिक प्रावधान क्या है इनके लिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, लिंग के आधार पर कोई समानता नहीं होगी, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सॉरी, तथा सामाजिक न्याय की भावना निहित है। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, आरक्षण आदि करने की अनुमति है भाई। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण हेतु विशेष कानून बनाए गए हैं भाई, जैसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक विशेष कानून और योजनाएं लागू की गई। ठीक है, इस प्रकार कमजोर वर्गों को विशेष अधिकार देना समानता के सिद्धांत का अपवाद नहीं है बल्कि वास्तविक समानता स्थापित करने का माध्यम है। आगे बात करते हैं। आगे मानव अधिकारों का ऐतिहासिक विकास, प्राकृतिक अधिकारों से 1948 की सार्वभौमिक घोषणा तक मानव अधिकारों का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है जो नैतिकता, न्याय और सामाजिक संघर्ष से गुजरकर, यानी कि मानव अधिकारों का विकास एक सतत प्रक्रिया रही है जो नैतिक, न्याय और सामाजिक संघर्षों से होकर गुजरी है। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा, जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्राकृतिक अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की अवधारणा प्रस्तुत की है। ठीक है, फिर इन अधिकारों को जन्मजात और अविच्छेद्य माना गया है जो सरकार द्वारा नहीं बल्कि मानव के अस्तित्व से प्राप्त हुए। ठीक है, तो जॉन लॉक और रूसो ने क्या किया, प्राकृतिक अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की क्या है अवधारणा प्रस्तुत की है जो क्या है जन्मजात प्राप्त होते हैं मानव को। ठीक है, सरकार द्वारा नहीं बल्कि मानव के अस्तित्व से प्राप्त होते हैं।
सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का गठन जनता की सहमति से होता है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत है भाई। सरकार का मुख्य कार्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। यदि सरकार तानाशाह निरंकुश हो जाए तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे लोकतंत्र और स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776। इसमें घोषित किया गया कि सभी मनुष्य समान रूप से बनाए गए हैं, ये बात कही थी। ठीक है, फिर फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र 1789। तो ये लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात हो रही है यहाँ पे। तो फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र 1789। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के सिद्धांत को स्थापित किया गया था। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन 19वीं शताब्दी। अनेक देशों में दास प्रथा समाप्त की गई, जिससे मानव गरिमा को कानूनी मान्यता मिली। ठीक है, तो ये भी एक मानव अधिकारों की ओर कदम। जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा मानव अधिकारों की ओर, स्वतंत्रता की क्या है कदम, मानव अधिकारों के लिए। फिर दास प्रथा का उन्मूलन, फ्रांसीसी मानव अधिकार घोषणा पत्र। संयुक्त राष्ट्र 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानव अधिकारों की रक्षा और विश्व शांति बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। इसके चार्टर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह भी मानव अधिकारों की तरफ एक कदम था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948। फिर से वही बात आ गई, 10 दिसंबर 1948 को इसे स्वीकार किया गया था। इसमें 30 अनुच्छेद हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, अभिव्यक्ति और न्याय के अधिकार शामिल है। ठीक है, यह पहला अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था जिसने मानव अधिकारों को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी। मानव अधिकारों का विकास प्राकृतिक अधिकारों की दार्शनिक अवधारणा से प्रारंभ होकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी मान्यता तक पहुंचा है भाई। प्राकृतिक थे, लेकिन ये क्या हो गए, दार्शनिक ये अवधारणा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी मान्यता तक पहुंचा। ठीक है, आज मानव अधिकार केवल नैतिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय कानून द्वारा संरक्षित अधिकार है भाई। ठीक है, संविधान में इनका वर्णन है और अंतरराष्ट्रीय कानून में ये बात कही गई है, इनका वर्णन है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन का अवसर मिल सके। ठीक है, तो ये मानव अधिकारों की तरफ जो कदम जो थे बड़े, उनके बारे में हमने आज चर्चा की है। आशा है आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।